नमस्कार। थार एजुकेशन ग्रुप सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण चारों ओर संकट व्याप्त है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और बच्चों के समय का सही तरीके से सदुपयोग हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ थार एजुकेशन ग्रुप सालासर के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने हिंदी विषय कक्षा 12 व्याकरण खंड से एक बिंदु लेकर के आया हूँ, भाषा, व्याकरण एवं लिपि। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा की सबसे पहले व्युत्पत्ति, भाषा के प्रकार, भाषा का स्वरूप और भाषा की इकाइयाँ। उसके बाद में पढ़ेंगे हम व्याकरण के बारे में, व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं, और लिपि के बारे में। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे लिपि के बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। सबसे पहले मैं लेता हूँ भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। तो हमने ये यहाँ पढ़ा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत की भाष धातु से, और उसका अर्थ निकला व्यक्त वाणी। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति बोल करके, सुन करके, पढ़ करके, लिख करके अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है या दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। इस बात को हम इस सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सु बो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, ये चार भाषा के यानी कौशल है। इनके माध्यम से हम सुन करके, बोल करके, पढ़ करके, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो भाषा वह है जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का आकार क्या है। तो यहाँ हम लेते हैं भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप, फिर हम जैसे लेंगे भाषा का प्रकार। ये दो बिंदु भी महत्वपूर्ण है। एक है भाषा की इकाइयाँ। तो ये तीन बिंदु भी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले ले लेता हूँ भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ देखो भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार यहाँ हमारे सामने आते हैं।
तो सबसे पहले मैं लेता हूं भाषा के प्रकार। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। सबसे पहले लेते हैं मौखिक भाषा को। मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा साधारणतः बोलचाल की भाषा, साधारणतया बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा कि साधारणतः बोलचाल की भाषा है, वही मौखिक भाषा है। यथा नेताजी का भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। नेताजी का भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। इस वाक्य में जैसे ये हमें पता लग रहा है कि यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो बिंदु है वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा वो है जो हम जो भी कुछ बोलते हैं उन ध्वनि संकेतों को जब निश्चित चिन्ह द्वारा जब अंकित कर दिया गया, लिख दिया गया, तो वो लिखित भाषा का प्रकार कहलाया। जब उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा अंकित किया गया। जब उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा अंकित किया गया, लिखा गया, तब वो लिखित रूप कहलाया। उदाहरण है यथा परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। इसका उदाहरण है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार हमने पढ़े हैं भाषा के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जो बिंदु है, अगला बिंदु, उसको हम लेते हैं भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप। अब हमें यह देखना है कि भाषा का स्वरूप क्या है या भाषा का आकार क्या है। तो सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं मूल भाषा, कि हमारी जैसे मूल भाषा, मूल जो भाषा है वो क्या है। आर्यों की जो भाषा वो बारोपीय परिवार से ली गई है, इसलिए ये भी यहाँ मूल भाषा कहलाई। आर्यों की भाषा बारोपीय परिवार से ली गई है। तो पहला बिंदु हुआ मूल भाषा।
दूसरा हमारे सामने आया विभाषा। विभाषा वो भाषा है जो प्रांत या उपप्रांत, जो प्रांत या उपप्रांत में जो प्रांत या उपप्रांत के आधार पर वर्गीकृत करके, जो प्रांत या उपप्रांत के आधार पर वर्गीकृत करने पर, आधार पर वर्गीकृत करने पर सामने आई वो विभाषा कहलाई। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जो प्रांत या उपप्रांत के आधार पर वर्गीकृत करने पर सामने आई वो विभाषा कहलाई। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थात कि वह भाषा जिससे शासन कार्य का संचालन हो, यथा पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि ऐसी भाषाएं हैं जो कि प्रांत या उपप्रांत के आधार पर बांटी गई है, वर्गीकृत की गई है, और जिससे शासन, सरकार का जो शासन का कार्य है वो सुचारू रूप से चलता है। पंजाब से पंजाबी, गुजरात से गुजराती, मराठी जो भाषा है वो है यानी महाराष्ट्र की। अब आगे हम देखो लेते हैं तीसरा बिंदु। दो हमने पढ़े हैं, मूल भाषा, विभाषा, और अब हम पढ़ेंगे बोली। तीसरा जो बिंदु है वो है बोली, वो है बोली। वैसे अगर देखें तो बोली भी एक भाषा का ही रूप है, बोली भी भाषा का ही रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, जो कि जिसका आकार सीमित है और भाषा का आकार असीमित है। प्रश्न यहां पर यह बनता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो बोली में साहित्य लेखन नहीं किया जाता और भाषा में किया जाता है। बोली का आकार सीमित होता है बल्कि भाषा का असीमित होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बोली भी भाषा बन जाती है। वो देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। ब्रज क्या है? बोली है, लेकिन ब्रज में बहुत सारा साहित्य वो लिखा गया है। सूरदास जी ने भी लिखा है और रीतिकालीन जो कवि है उन्होंने भी बहुत सारा साहित्य लिखा है, तो उसका व्याकरण भी निश्चित हो गया। दूसरी बोली है जिसका नाम है अवधी। उसमें भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और भी बहुत सारे कवि हैं, उन्होंने भी इस भाषा को, इस बोली को प्रयोग में लिया है, इसलिए इसका भी व्याकरण निश्चित हो गया। इसलिए यहाँ पर ये बात हम पता लगा रहे हैं कि बोली में अगर साहित्य लेखन कार्य किया जाए तो उसका
निश्चित व्याकरण भी बनता है। इसलिए कुछ जो बोलियां हैं वो भाषा का रूप ले लेती है। तो भाषा का और बोली का ये अंतर है कि बोली का जो दायरा वो सीमित है, बल्कि भाषा का असीमित। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे बोली भी भाषा का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा का क्षेत्रीय रूप है, इसलिए बोली है वो भी कभी कभी भाषा बन जाती है, जैसे ब्रज बोली है, अवधि है। तो अब ये जो तीसरा बिंदु है ये पूरा हो गया, और यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। अब आगे हम चलते हैं और वो हम पढ़ते हैं, बोली के बाद में आ गया उपबोली। चौथा जो बिंदु है वो है उपबोली। उपबोली क्या है? उपबोली व्यक्ति विशेष की जो बोली सामूहिक रूप में जब काम में ले ली जाती है तब वो उपबोली कहलाती है। वैसे देखो यहाँ हम देखेंगे व्यक्ति विशेष द्वारा बोली जाने वाली बोली जब सामूहिक रूप से काम में ली जाती हो तब वह उपबोली कहलाती है। व्यक्ति विशेष की कोई बोली और जब वो सामूहिक रूप से या एक बहुत बड़े समाज के द्वारा काम में ली जाती है या बहुत बड़े दायरे में वो काम में ली जाए सामूहिक रूप से, तो वो उपबोली कहलाती है। तो ये बिंदु भी पूरा हुआ। उपबोली ये हम पढ़ रहे हैं भाषा का स्वरूप, और भाषा का स्वरूप में हमने पढ़ा है मूल भाषा, विभाषा, बोली, और ये है उपबोली। इसके बाद में पांचवा जो बिंदु है वो हम पढ़ेंगे मातृभाषा। मातृभाषा वो है जो या वह भाषा जो माँ या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हम सीखते हैं, उसको हमने कहा मातृभाषा। तो इसको हम लिखेंगे वह भाषा जो माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण की जाती हो, वह
मातृभाषा, वह भाषा जो माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण की जाती हो। ये पांचवा बिंदु। इसके बाद में हमें बिंदु नंबर 6 लेंगे और वो है राजभाषा। राजभाषा। अब यहां पर देखो एक प्रश्न बनता है कि हिंदी को संविधान में किस भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा। तो उसका उत्तर होगा राजभाषा, क्योंकि संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी या संपर्क भाषा होगी, बल्कि संविधान में यह लिखा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। तो देखो यहां हम पढ़ेंगे राजभाषा के बारे में। भारत के अधिकांश भागों में बोली एवं समझे जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी भारत का जो अधिकांश भाग है उसमें बोली और समझे जाने के कारण जो हिंदी है वो उसको संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के अधिकांश भागों में बोली एवं समझे जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और ये दर्जा किसने दिया? ये दर्जा हमें संविधान ने दिया। कैसे? संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। याद रखना है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान में यह लिखा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और यह दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां मूल भाषा, विभाषा, बोली, उपबोली, राजभाषा। इनके बाद में जो अगला जो बिंदु है हमारा वो होगा भाषा की इकाइयां, कि कौन कौन सी भाषा की इकाइयां हैं। भाषा की इकाइयां, इसको हम पढ़ेंगे। तो भाषा की इकाइयों में सबसे पहले हम लेते हैं ध्वनि को, क्योंकि सबसे पहली जो भाषा की जो इकाई है वो ध्वनि है। सबसे पहले या सबसे ज़्यादा हम ध्वनि को, यानी सबसे ज़्यादा जो भाषा काम में ली जाती है वो बोलचाल में काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि को। और ध्वनि क्या है? मुंह से उच्चरित ध्वनि संकेत। मुंह से उच्चरित ध्वनि संकेत। मुंह से उच्चरित ध्वनि संकेत। दूसरी जो भाषा की इकाई है वो है वर्ण। देखो ये तो है मौखिक रूप, अब ये वर्ण वगैरह ये सब है लिखित रूप। तो यहां हम लेंगे वर्ण। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके
टुकड़े न हो, जिसके टुकड़े न हो। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो। कैसे? जैसे यहां हमें ये क, ख, ग, ए, आ आदि लिख रहे हैं, ये सब वर्णी है, लेकिन इनके आगे हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया ये पूरक है, तो देखो इसका हम टुकड़ा कर सकते हैं, क प्लस ए बराबर क, इसके टुकड़े हो गए, 2 हो गए, लेकिन इसका अब आगे टुकड़ा नहीं होगा। तो यहां पर हमने ये पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो, यानी अंतिम टुकड़ा, उसको हमने कह दिया वर्ण। अब हमें भाषा की इकाइयों में तीसरी जो इकाई है वो पढ़नी है, और वो है वर्ण से बनता है शब्द। वर्ण से बनता है शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको हमने शब्द कह दिया। कैसे? जैसे मैंने यहां पर एक वर्ण लिखा र, आ, म, ए, इनको जोड़ करके हमारे सामने शब्द बना राम। तो ये वर्णों का सार्थक समूह जिससे एक शब्द बन गया और वो शब्द निकला राम। अब हमें ये देखना है कि बिंदु नंबर 4 पद। पद क्या है? जब कोई भी शब्द है या कोई स्वतंत्र शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो, यहां हम लिख सकते हैं जब कोई स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो, जब कोई स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो तो वह व्याकरणिक शब्द पद की श्रेणी में चला जाता है। जब कोई स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो तो वह व्याकरणिक शब्द पद की श्रेणी में चला जाता है। कैसे? देखो हम इसको समझेंगे। जैसे मैं यहां एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे हमने एक शब्द लिया था राम, राम, और मैंने यहां पर एक वाक्य बना दिया राम जयपुर जाता है। अब यहां देखना यह है, ये राम पहले क्या था, यहां पर जैसे ये स्वतंत्र है, वैसे ये जयपुर भी और ये जाता है भी, ये सब क्या है? शब्द है। तो ये पूरे शब्द, जैसे मान लो इस यहाँ ये राम शब्द है, यहाँ मैंने वाक्य में इसको प्रयुक्त किया, तो ये इस शब्द के व्याकरणिक पूरे नियम लग गए, विभक्ति वगैरह पूरे व्याकरणिक नियम लग गए। वैसे ये जयपुर एक शब्द है, और जैसे मैंने इसको यानी वाक्य में इसका प्रयोग किया तो इसके भी पूरे व्याकरणिक नियम लग गए। तो ये सब पद की श्रेणी में चले गए।
तो हमें ये देखना है कि कोई स्वतंत्र शब्द है और वो जब वाक्य में प्रयुक्त होता है व्याकरणिक रूप के द्वारा तो वो पद कहलाता है। आगे की जो भाषा की इकाई है वो हम पढ़ेंगे वाक्य। ध्वनि पढ़ा, वर्ण पढ़ा और शब्द पढ़ा और उसके बाद में पद पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य। तो वही बात हो गई, वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। यथा राम जयपुर जाता है, ये एक बन गया वाक्य। तो हमने आज यहाँ पर पढ़ा है भाषा की उत्पत्ति, भाषा के प्रकार, भाषा का स्वरूप और भाषा की इकाइयाँ। अब हम पढ़ेंगे आगे व्याकरण और उसके बाद में लिपि। तो मुझे ये आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और भी मैं जो आगे के बिंदु है वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तब तक धन्यवाद।